आज के इस डीप डाइव या कहें गहन विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, चंपारण सत्याग्रह। हाँ, आमतौर पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये बस कुछ तारीखों और घटनाओं का पुलिंदा है। लेकिन आज हमने इस विषय पर जो रिसर्च की है, ऐतिहासिक दस्तावेज, रिसर्च पेपर्स और डाउन टू अर्थ जैसी मैगजीन्स की विस्तृत रिपोर्ट्स, जो कि बहुत ही गहराई से लिखी गई हैं। एकदम सही। तो उन सब को खंगालने के बाद जो तस्वीर सामने आती है वो सच में हैरान करने वाली है। ये कहानी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे डेटा, बेमिसाल धैर्य और अहिंसा की एक ठोस स्ट्रैटेजी ने दुनिया की सबसे बड़ी और क्रूर ताकतों में से एक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और ये बात आज के दौर में भी बहुत मायने रखती है। हम अक्सर सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह जैसे शब्दों को ना बहुत हल्की में ले लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग जमा हुए, नारे लगाए और अचानक से बदलाव आ गया। लेकिन जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि जमीनी स्तर पर बिना कोई हथियार उठाए एक राष्ट्रीय स्तर का बदलाव लाना कितना मुश्किल था। सही कहा आपने। इसके पीछे कितनी गहरी प्लानिंग थी, कैसा जबरदस्त डेटा कलेक्शन था और लोगों ने इसकी कितनी बड़ी मानवीय कीमत चुकाई थी। ये किसी भी इंसान के लिए एक मास्टर क्लास है जो ये समझना चाहता है कि एक जमीनी स्तर का आंदोलन कैसे राष्ट्रीय बदलाव ला सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक ऐसे सिस्टम से होती है जो किसी भी किसान के लिए एक बुरे सपने जैसा था। हाँ, तिनकठिया प्रणाली। बिल्कुल, तिलकठिया सिस्टम। रिसर्च पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ये एक ऐसा जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट था जिसे साइन करने के बाद इंसान की जिंदगी तबाह होना तय था। उस समय चंपारण में 3 बड़े जमींदार हुआ करते थे, बेतिया राज, रामनगर राज और मधुबन राज। हाँ, और इन्हीं के जरिए अंग्रेज कोठी वाले किसानों से खेती करवाते थे। नियम ये था कि हर किसान को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर, मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर, एकदम सही, उस पर अनिवार्य रूप से नील या इंडिगो की खेती करनी ही पड़ेगी। और इस नियम की सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? किसान ये तय नहीं कर सकता था कि वो नील कहाँ उगाएगा। मतलब जमीन उनकी लेकिन फैसला अंग्रेजों का। बिल्कुल, अंग्रेज मालिक खुद खेत का मुआयना करते थे और किसान की जो सबसे उपजाऊ जमीन होती थी उसी पर नील की खेती करने का हुक्म दे देते थे। और नील की फसल मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती है, जिसके बाद उस जमीन पे कुछ और उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एकदम, जमीन लगभग बंजर हो जाती है। लेकिन अगर ये सिस्टम इतने सालों से चल रहा था तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने चंपारण को एक ज्वालामुखी में बदल दिया? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये पूरी क्राइसिस 1900 से 1912 के बीच शुरू हुई। हुआ ये कि जर्मनी में कृत्रिम रंग या सिंथेटिक डाई बनने शुरू हो गए थे। अच्छा, तो बाजार में एक नया विकल्प आ गया था। हाँ, अब कोई भी सोच सकता है कि एक तरफ प्राकृतिक नील जिसे उगाने और प्रोसेस करने में महीनों लगते हैं और दूसरी तरफ फैक्ट्री में बनने वाला सिंथेटिक रंग जो सस्ता भी था और जल्दी भी बन जाता था। तो जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक नील की मांग धड़ाम से गिर गई होगी। बिल्कुल, अंग्रेज बागान मालिकों को भारी घाटा होने लगा। तो लॉजिक तो ये कहता है कि अगर किसी चीज की मांग नहीं है तो उसका बिजनेस बंद कर देना चाहिए और किसानों को उनकी जमीन वापस दे देनी चाहिए, है ना? लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन साम्राज्यवाद, ये कॉलोनियलिज्म लॉजिक पर नहीं चलता, वो लालच और ताकत पर चलता है। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने अपना घाटा सहने के बजाय उसे पूरी तरह से भारतीय किसानों पर थोप दिया। उन्होंने किसानों को आजाद करने की कीमत वसूलनी शुरू कर दी। मतलब आजादी के लिए भी पैसे दो? हाँ, और ऐसे ऐसे अवैध टैक्स लगाए जिनके नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। जैसे एक टैक्स था शरबेशी। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। शरबेशी के नाम पर किसानों के लगान या रेंट में सीधे 60% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। जरा कल्पना कीजिए। मतलब जो किसान पहले से ही गरीबी में जी रहा है उसे अचानक 60% ज्यादा टैक्स देना होगा। और एक और टैक्स था, तावान। हाँ, ये तावान असल में क्या बला थी? तावान एक तरह की एकमुश्त नुकसान भरपाई या पेनल्टी थी। जो किसान नील की खेती से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता था उससे भारी भरकम रकम मांगी जाती थी। कितनी रकम? दस्तावेज बताते हैं कि मोतीहारी कोठी ने
उस जमाने में 3,20,000 रुपए और भेलवा कोठी ने 1,20,000 रुपए सिर्फ तावान के रूप में वसूले थे। 1917 के दौर में 3 लाख रुपए आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये रकम करोड़ों में जाएगी। बिल्कुल। एक आम किसान जिसके पास खाने को अनाज नहीं है, वो करोड़ों रुपए का जुर्माना कैसे भर सकता था? और मैंने एक हुंडा नाम के टैक्स के बारे में भी पढ़ा। हाँ, हुंडा भी उसी का हिस्सा था। मतलब अगर कोई किसान नील की जगह अपने परिवार का पेट पालने के लिए धान या गेहूं उगाना चाहे तो उसे वो फसल नाम मात्र की कीमत पर अंग्रेज कोठी वालों को ही बेचनी पड़ती थी। ये तो पूरी तरह से एक ओपन लूट थी। और ये लूट सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। इस लूट को अंजाम देने के लिए जो तरीके अपनाए गए वे बहुत ही अमानवीय थे। मैंने पढ़ा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने बंगाल प्रांत में एक अजीबोगरीब नियम लागू किया था। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने इन अंग्रेज नील बागान मालिकों को ही सहायक मैजिस्ट्रेट या जज की पावर दे दी थी। मतलब जो आपका शोषण कर रहा है, जो आपसे अवैध वसूली कर रहा है, वही कोर्ट में जज बनकर बैठा है। ऐसे में तो न्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सही कहा। और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में उन क्रूरताओं का जो जिक्र है वो दिल दहला देने वाला है। क्या क्या करते थे वो? अगर कोई किसान ये अवैध टैक्स नहीं दे पाता था तो उसके घर, उसकी जमीन, यहाँ तक कि उसके बर्तन और जानवर तक जब्त कर लिए जाते थे। बात न मानने पर पूरे के पूरे गांव का बहिष्कार कर दिया जाता था। ये बहुत भयानक है। और महिलाओं के साथ जो सुलूक होता था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्हें सरेआम नंगा करके पेड़ों से बांध दिया जाता था। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैंने पढ़ा कि किसानों को चिलचिलाती धूप में घंटों तक सीधे सूरज की तरफ देखने की सजा दी जाती थी। उन पर कीचड़ फेंका जाता था। अंग्रेजों का आतंक इस कदर हावी था कि गांव में अगर कोई जानवर मर जाए तो उसकी खाल पर भी अंग्रेज कोठी वालों का कब्जा होता था। यहाँ तक कि खेतों में लगे पेड़ भी किसानों के नहीं थे। चर्मकार यानी चमड़े का काम करने वाले लोग तक बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि चमड़े का ठेका भी इन अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। शेख गुलाब और शीतल राय जैसे स्थानीय नेताओं ने बेतिया और मोतिहारी में बगावत की थी। लेकिन उसका क्या हुआ? ब्रिटिश हुकूमत के पास पुलिस थी, फौज थी। उन्होंने इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। उस वक्त चंपारण के लोगों को यह समझ में आ गया था कि केवल गुस्से और जज्बे से इस ब्रिटिश मशीनरी को नहीं हराया जा सकता। हाँ, इसके लिए एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। और यहाँ कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। जब बगावत काम नहीं आ रही थी तब कहानी में एक नया मोड़ आता है। बात है दिसंबर 1916 की। लखनऊ अधिवेशन। बिल्कुल। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन चल रहा था। उस समय महात्मा गांधी भारत लौट चुके थे, लेकिन उन्हें चंपारण के हालात के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। हाँ, अपनी आत्मकथा में वो खुद लिखते हैं कि उन्हें नील की खेती और किसानों के इस दर्द का कोई इल्म नहीं था। लेकिन उस लखनऊ अधिवेशन में एक ऐसा इंसान पहुंचा जिसकी जिद ने भारत का इतिहास बदल दिया। राजकुमार शुक्ला। इस पूरे आंदोलन में राजकुमार शुक्ल का जो किरदार है वो बहुत ही अनोखा और प्रेरणादायक है। वे पश्चिमी चंपारण के सतवरिया गांव के रहने वाले थे। मजेदार बात यह है कि वे खुद एक नील किसान होने के साथ साथ एक साहूकार भी थे। अच्छा, वो खुद एक साहूकार थे? जी हाँ। जांच समिति के सामने जो रिकॉर्ड दर्ज है उसके अनुसार वे उस जमाने में ब्याज से महीने का लगभग 2,000 रुपए कमा लेते थे। यानी वे खुद आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। वो चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपने आराम को दरकिनार किया। वे अपने खुद के पैसे खर्च करके कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर काटते थे ताकि गरीब किसानों की मदद कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की। वे कानपुर गए और प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। और शायद विद्यार्थी जी ने ही उन्हें गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। बिल्कुल, विद्यार्थी जी ने उनकी बात सुनी और 4 जनवरी 1915 को चंपारण में अंधेरा नाम से एक बेहद प्रभावशाली लेख छापा। उसी मुलाकात में उन्होंने शुक्ल जी को सलाह दी कि अगर इस मसले का कोई हल निकाल सकता है तो वो महात्मा गांधी हैं। और उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। राजकुमार शुक्ल की जो जिद थी उसका कोई जवाब नहीं था। हाँ, वे गांधी जी के पीछे ही पड़ गए। लखनऊ में जब उन्होंने गांधी जी से चंपारण चलने को कहा तो गांधी जी ने साफ कह दिया कि भाई, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से हालात न देख लूं मैं कोई वादा नहीं कर सकता। गांधी जी का तरीका ही यही था। इसके बाद गांधी जी कानपुर गए। शुक्ल जी उनके पीछे पीछे कानपुर पहुंच गए। गांधी जी अपने आश्रम अहमदाबाद लौटे। ये जिद्दी किसान वहां भी पहुंच गया।
ये एक तरह का ऐसा पीछा करना था जिसमें केवल सच्चाई और दर्द छुपा था। हारकर गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं 7 अप्रैल 1917 को कलकत्ता आ रहा हूं, तो मुझे वहां से अपने साथ ले जाना। और जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शुक्ल जी पहले से ही वहां जमीन पर डेरा डाले उनका इंतजार कर रहे हैं। इस समर्पण को देखकर गांधी जी भी हैरान रह गए। दस्तावेजों में गांधी जी का वो मशहूर कोट दर्ज है, जहां वे कहते हैं, इस अपढ़, अनगढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने मुझे जीत लिया। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक पल है। लेकिन यहाँ एक बात और साफ करना जरूरी है। अक्सर इतिहास को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे गांधी जी अकेले चंपारण गए और सब कुछ बदल दिया, जबकि ऐसा नहीं था, है ना? बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। चंपारण सत्याग्रह किसी एक इंसान का चमत्कार नहीं था। गांधी जी के वहां पहुंचने से बहुत पहले और उनके पूरे प्रवास के दौरान स्थानीय नेताओं की एक बहुत मजबूत फौज थी जो जमीन पर काम कर रही थी। उन नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए। उनमें मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर J.B. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति बने, जी। उनके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, पीर मोहम्मद मुनिस और संत राउत जैसे कई अहम नाम इस नेटवर्क का हिस्सा थे। यानी एक पूरी टीम थी वहां। बिल्कुल, इन्हीं लोगों ने वो जमीनी ढांचा तैयार किया था जिस पर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की नींव रखी। और फिर वो दिन आता है 15 अप्रैल 1917, जब गांधी जी आखिरकार चंपारण की धरती पर कदम रखते हैं। और उनके आते ही ब्रिटिश प्रशासन में जैसे हड़कंप मच गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने फौरन धारा 144 लगा दी और गांधी जी को तुरंत जिला छोड़ने का आधिकारिक आदेश थमा दिया। लेकिन गांधी जी ने वापस जाने से सीधा इनकार कर दिया। ये उनका पहला सविनय अवज्ञा था वहां। इसके बाद 18 अप्रैल को मोतीहारी कोर्ट में जो हुआ वो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। मैंने पढ़ा कि उस दिन अदालत के बाहर हजारों किसानों की भीड़ जमा थी। अंदर क्या माहौल था? अंदर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण और ऐतिहासिक था। मजिस्ट्रेट जॉर्ज चंदर के सामने गांधी जी पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में एक लिखित बयान पढ़ा और मजे की बात यह थी कि उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने सीधे अपनी गलती मान ली। हाँ, उन्होंने सीधा कहा कि हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन मैं यहाँ किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस कानून से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज का पालन कर रहा हूँ। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि जब मजिस्ट्रेट ने स्थिति को संभालने के लिए गांधी जी से कहा कि आप बस 100 रुपए की जमानत भर दीजिए और हम आपको छोड़ देंगे, तो गांधी जी ने वो 100 रुपए देने से भी विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। जरा सोचिए, उस दौर में एक अंग्रेज जज के सामने खड़े होकर जमानत देने से मना करना, जज और पूरा प्रशासन स्तब्ध रह गया होगा। बिल्कुल। बाहर इतनी भारी भीड़ थी और गांधी जी का ऐसा बेखौफ रवैया देखकर मजिस्ट्रेट को उन्हें बिना जमानत के ही छोड़ना पड़ा। बाद में सरकार ने वो केस ही वापस ले लिया। ये तो ब्रिटिश राज के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हार थी। एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि इसके बाद जो हुआ उसने विरोध प्रदर्शन की पूरी परिभाषा ही बदल दी। वो कैसे? ये केवल भीड़ का शोर या सड़कों पर नारेबाजी नहीं थी। गांधी जी और उनके सहयोगियों ने इसे भारत का पहला डेटा संचालित यानी डेटा ड्रिवन आंदोलन बना दिया था। जब गांधी जी को चंपारण में रहकर जांच करने की अनुमति मिल गई तो उन्होंने वकीलों की पूरी टीम के साथ गांवों का दौरा शुरू किया। और इसी डेटा कलेक्शन की बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। आज के समय में हमारे पास लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं, फिर भी डेटा इकट्ठा करना भारी लगता है। और उस समय सोचिए क्या हालात थे। वही तो, 1917 में इन लोगों ने बैलगाड़ियों पर सफर करते हुए तेज धूप में पेन और कागज की मदद से 20,000 से 25,000 किसानों के लिखित बयान दर्ज किए। सोचिए कितनी बड़ी मेहनत रही होगी। हर किसान की कहानी सुनना, उसके साथ हुए अत्याचार को कागज पर लिखना, पुराने कागजात और रसीदें इकट्ठा करना। ये तो एक तरह से सबूतों का पहाड़ तैयार करना हो गया। बिल्कुल, उन्होंने सबूतों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे ब्रिटिश हुकूमत चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती थी। अंग्रेज हमेशा कहते थे कि भारतीय सिर्फ जज्बाती होते हैं, लेकिन यहाँ उनके सामने ठोस तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी साक्ष्यों की एक ऐसी फाइल थी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन गांधी जी सिर्फ कोर्ट और कागजों की लड़ाई तक नहीं रुके। उन्होंने देखा कि असली समस्या सिर्फ नील की खेती नहीं है। चंपारण के गांव में जो भयानक गरीबी, अनपढ़ता और गंदगी थी, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। सही बात है। उनका मानना था कि जब तक समाज अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर नहीं होगा
तब तक वो किसी बाहरी ताकत से नहीं लड़ सकता। इसीलिए उन्होंने भितरवा, बड़हरवा और मधुबन नाम के 3 गांवों में आश्रम और स्कूल खोले। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि भारत सेवक समाज की मदद से डॉक्टर देव वहां 6 महीने के लिए आए और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई। और जब ग्राम स्वच्छता की बात आई, हाँ, ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। जब गांव वालों ने सदियों पुरानी मान्यताओं के कारण गंदगी साफ करने में हिचकिचाहट दिखाई, तो गांधी जी और उनके उच्च शिक्षित वकीलों ने खुद झाड़ू उठा ली। बिल्कुल, उन्होंने खुद गांव के रास्ते साफ किए, कुएं के आसपास के गड्ढे भरे। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी बड़े कदम उठाए। उस दौर में जब घूंघट और पर्दा प्रथा बहुत हावी थी, उन्होंने लड़कियों और महिलाओं के लिए अलग स्कूल खोले। वहां 7 से 25 साल की लड़कियां और महिलाएं पढ़ने आती थीं। उन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्तिगत साफ सफाई, कपड़े धोने और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक पूरी सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने छुआछूत और मैला ढोने जैसी कुप्रथाओं पर भी सीधा प्रहार किया। जी हाँ, राजेंद्र बाबू और कृपलानी जी जैसे बड़े बड़े वकीलों को, जो उच्च जातियों से आते थे, आश्रम में अपना बर्तन खुद धोना और अपना खाना खुद बनाना सिखाया। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। इन छोटे छोटे कामों ने किसानों के अंदर ये विश्वास जगाया कि कोई उनके साथ जमीन पर बैठकर उनके दुख बांट रहा है। और इसी सामाजिक क्रांति ने चंपारण के किसानों के अंदर से अंग्रेजों का डर पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक बार जब जनता के मन से डर निकल जाए और उनके पास ठोस साक्ष्य हों, तो कोई भी सरकार उनके सामने टिक नहीं सकती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतने बड़े जन समर्थन, 25,000 साक्ष्यों के दबाव और एक ऐसे नेतृत्व के आगे सरकार को आखिरकार क्या फैसला लेना पड़ा? अंततः तत्कालीन प्रांतीय गवर्नर एडवर्ड गेट को हालात की गंभीरता समझ में आ गई। उन्होंने चंपारण जांच आयोग या चंपारण अग्रेरियन कमेटी का गठन किया। और शायद गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे। बिल्कुल। इस आयोग की सबसे बड़ी जीत ये थी कि महात्मा गांधी को खुद सरकार ने इस समिति का सदस्य बनाया। 3 अक्टूबर 1917 को इस आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। उसमें क्या था? इसमें यह साफ तौर पर माना गया कि तिनकटिया सिस्टम पूरी तरह से गलत है और किसानों का खून चूसने वाला है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 4 मार्च 1918 को विधानमंडल में चंपारण कृषि अधिनियम यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हो गया। और इसके नतीजे बहुत ही शानदार रहे। 135 सालों से चली आ रही वो मनहूस तिनकटिया प्रणाली हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दी गई। और किसानों की एक बहुत पुरानी मांग भी मान ली गई। कौन सी मांग? ये कि नील की कीमत जमीन के क्षेत्रफल के बजाय उसके वजन के आधार पर तय की जाएगी। हुंडा और अन्य अवैध करों पर भी लगाम लगा दी गई। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ था ना? हाँ, तावान के पैसों की वापसी का। जी हाँ, ये तय किया गया कि अंग्रेजों ने तावान के नाम पर जो अवैध वसूली की थी, उसका पैसा किसानों को वापस लौटाया जाएगा। हालांकि शुरुआत में गांधी जी ने मांग रखी थी कि 40 से 55% रकम वापस होनी चाहिए। लेकिन फिर काफी लंबी बहस के बाद बागान मालिक 25% पैसा वापस करने पर राजी हुए। दस्तावेजों के मुताबिक 18 कोठियों द्वारा वसूले गए तावान का करीब 8,60,301 रुपए किसानों को वापस लौटाया गया। यहाँ कोई भी ये सोच सकता है कि गांधी जी 25% पर क्यों मान गए? उन्होंने 100% वापसी की जिद क्यों नहीं की? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब गांधी जी की गहरी मनोवैज्ञानिक समझ में छुपा है। कैसे? गांधी जी ने समझाया कि ये मुद्दा पैसे का नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन क्रूर ब्रिटिश जमींदारों को अपना वसूला हुआ पैसा वापस करना पड़ा। ये उनके पैसे की नहीं, बल्कि उनके घमंड और उनकी सत्ता की हार थी। मतलब उनकी हेकड़ी तोड़ना ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। उस जमाने में एक गोरे अंग्रेज का एक भारतीय किसान के सामने झुककर 1 पैसा भी वापस करना बहुत बड़ी बात थी। उस 25% की वापसी ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य अजेय नहीं है। वाकई ये पूरी यात्रा एक मास्टर क्लास है। अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि चंपारण सत्याग्रह सिर्फ नील की खेती से जुड़ा कोई लोकल विवाद नहीं था। ये भारत में संगठित विरोध की पहली सफल प्रयोगशाला थी। एकदम सही। इसने साबित किया कि कैसे राजकुमार शुक्ल जैसे एक आम आदमी की जिद, स्थानीय नेताओं का जमीनी नेटवर्क और गांधी जी के डेटा आधारित दस्तावेजीकरण ने एक पूरे साम्राज्य को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और इसने आने वाले दशकों के स्वतंत्रता संग्राम, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी एक मजबूत नींव तैयार कर दी।
इसने ग्रामीण भारत को पहली बार इस बात का एहसास कराया कि अगर वे एक साथ खड़े हों और सही तरीके से अपनी आवाज उठाएं तो कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता। आज की इस चर्चा ने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विचार में डाल दिया है। जरा सोचने वाली बात है, 1917 में चंपारण में चिलचिलाती धूप के बीच गांधी जी और उनके वकीलों की टीम ने पेन और कागज लेकर 25,000 किसानों के बयान दर्ज किए और दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। हाँ, बिल्कुल। और आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है और हम दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में डेटा भेज सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आधुनिक समाज इस डेटा कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन की ताकत का इस्तेमाल करके आज के दौर के बड़े कॉर्पोरेट्स या ताकतवर संस्थाओं के शोषण के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब महज कागज और पेन से इकट्ठा की गई जानकारी इतना बड़ा इनकलाब ला सकती है, तो आज के इस डिजिटल दौर में क्या हम जानकारी जुटाने के इस तरीके को विरोध का सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं बना सकते? बिल्कुल, ये वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है। तरीके बदल गए हैं, तकनीक बदल गई है, लेकिन साक्ष्यों की ताकत और एकजुटता का महत्व आज भी उतना ही है। जानकारी और तथ्य हमेशा से सबसे बड़े हथियार रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने इतिहास के साथ साथ वर्तमान को देखने का भी एक नया नजरिया दिया होगा। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। स्रोतों की गहराई में जाकर नई बातें खोजना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचक विषय के साथ।